नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा साप्ताहिक समसामयिकी की एक नवीन पहल के रूप में एक्सप्लेन्ड सत्र को प्रारंभ किया गया है। इस एक्सप्लेन्ड सत्र का नवीन अंक 19 अगस्त 2022 यानी आज शुक्रवार को रात 8 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें डिजिटल लैंडिंग नामक टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इससे संबंधित क्लास की नोटिफिकेशन को भी सेट करें। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे भारत में श्रम सुधार, राजनीति में फ्रीबी संस्कृति, वीएलसी मीडिया प्लेयर का हालिया अवरोधन, रोहिंग्या के आवास का मुद्दा तथा एंडोसल्फान पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 10 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। मुख्य रूप से हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं भारत में श्रम सुधारों पर। हाल ही में भारत के द्वारा स्वतंत्रता के 75 वर्षों को पूर्ण किया गया है। भारत द्वारा स्वतंत्रता के समय राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ ही सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता को भी बनाए रखने के लिए कार्य किए जाने की बात कही गई। हालांकि वर्तमान में विशेष रूप से कोरोना के बाद भारत में मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के समक्ष अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं। यह चुनौतियां श्रम क्षेत्र में भी दिखाई देती हैं, जिसमें सुधार के लिए सरकार के द्वारा श्रम सुधारों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इन श्रम सुधारों के समक्ष भी अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं, जिसे समझे जाने की आवश्यकता है और उसी के अनुरूप हमें इसका निवारण भी करना होगा। श्रम सुधारों के लिए केंद्र सरकार 2020 में प्रस्तुत की गई 4 श्रम संहिताओं को लागू करने पर जोर दे रही है, जो श्रम कानूनों के 29 सेटों का स्थान लेगी। इन श्रम संहिताओं के 4 संस्करणों में शामिल किया जाता है वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता 2020 को। इसमें वेतन संहिता 2019 का उद्देश्य पुराने और अप्रचलित श्रम कानूनों को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना है तथा देश में न्यूनतम वेतन और श्रम सुधारों की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करना है। यह उन सभी रोजगार क्षेत्रों में वेतन और बोनस भुगतान को नियंत्रित करता है जहां कोई उद्योग, व्यापार, व्यवसाय और विनिर्माण किया जा रहा है। दूसरी ओर जब हम बात करते हैं औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की, तो यह हर उस औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होगी जिसमें पिछले 12 महीनों के किसी भी दिन 300 या 300 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत रहे थे। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, निश्चित अवधि के श्रमिकों और गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, अंतरराज्य प्रवासी श्रमिकों आदि को शामिल करके कवरेज क्षेत्र को व्यापक बनाती है। हालांकि सुधारों के बावजूद अनेक ऐसी चुनौतियां हैं जिसका निवारण किए जाने की आवश्यकता है। हमें समझना होगा कि चूंकि श्रम समवर्ती सूची का विषय है, अतः इसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून और नियम बनाने का अधिकार है। संसद ने 2020 में इन 4 श्रम संहिताओं को मंजूरी दी और केंद्र ने सभी 4 संहिताओं के लिए मसौदा नियमों को भी प्रकाशित किया, किंतु अभी तक अनेक राज्य सरकारों ने इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। इसके अलावा औद्योगिक संबंध संहिता 300 से कम श्रमिकों वाले छोटी कंपनियों में श्रमिकों के श्रम अधिकारों में कमी करेगा और कंपनियों को श्रमिकों के लिए मनमानी सेवा शर्तें पेश करने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा मजदूरी संहिता पर यह आरोप लगाया गया है कि नया वेतन कोड संगठित श्रमिकों की आय क्षमता और क्रय शक्ति को बढ़ाएगा, जबकि असंगठित श्रमिकों में यह भुखमरी को बढ़ा सकता है। इसके अलावा मसौदा नियम श्रम सुविधा पोर्टल पर सभी श्रमिकों के पंजीकरण को आधार कार्ड के संदर्भ में अनिवार्य करते हैं, किंतु जिन श्रमिकों का आधार नहीं है उनका आधार संचालित बहिष्करण हो सकता है। जानकारी की कमी के कारण श्रमिक
स्वयं पंजीकरण करने में भी असमर्थ होंगे। मुख्य रूप से ये कोड असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के किसी भी रूप का विस्तार करने में विफल रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से प्रवासी श्रमिक, स्वनियोजित श्रमिक, घरेलू श्रमिक और अन्य कमजोर समूह सहित ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। संहिता सामाजिक सुरक्षा को एक अधिकार के रूप में महत्व नहीं देती है, न ही यह संविधान के द्वारा निर्धारित इसके प्रावधान का संदर्भ प्रदान करती है। अतः इन चुनौतियों के निवारण के लिए हमें निम्न कार्य करने हैं, जैसे कि हमें श्रम संहिताओं में प्रवासी असंगठित कार्यबल के कल्याण के संबंध में कार्य करना है। इस संदर्भ में सरकार की एक भारत एक राशन कार्ड की योजना सही दिशा में सही कदम हो सकता है। इसमें बड़े कॉरपोरेट घरानों को भी CSR खर्च के तहत असंगठित क्षेत्रों में लोगों को कुशल बनाने की जिम्मेदारी को लेना चाहिए। हमें वर्तमान में घरेलू कामगारों के अधिकारों को पहचानने और बेहतर काम करने की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए जल्द से जल्द एक राष्ट्रीय नीति भी लाने की आवश्यकता है। इसके अलावा संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक बहुत ही मजबूत, विश्वसनीय और अनुकूल प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पैकेज को भी तैयार करना चाहिए। इस प्रकार हमें श्रम सुधारों के संदर्भ में नीतियों के निर्माण के तरीकों में मूलभूत सुधार की आवश्यकता है। हमें सुधारों के लाभ में न केवल संगठित क्षेत्र को शामिल करना होगा, अपितु असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को भी शामिल करना होगा। तभी वास्तव में हम भारत में बेहतर श्रम प्रावधानों को लागू कर सकते हैं। अगला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 11 से लिया गया है और इसका संबंध GS पेपर 2 में गवर्नेंस से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं राजनीति में फ्रीबी संस्कृति पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक याचिका पर सुनवाई की गई, जिसमें ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता को रद्द करने की बात की गई थी जो मतदाताओं को तर्कहीन उपहार या फ्रीबीज का वादा करते हैं। इस संदर्भ में अदालत का यह मानना था कि मुफ्त उपहारों या फ्रीबीज पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून उचित नहीं है, लेकिन हमें इसके संदर्भ में कल्याणकारी उपाय और सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान के बीच संतुलन बनाए जाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी हाल ही में राजनीतिक दलों द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त उपहारों की पृष्ठभूमि में आई है। भारत के प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भी इस समस्या को उठाया गया है, जिसे समझे जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जब हम बात करते हैं फ्रीबीज की, तो ये क्या है। फ्रीबीज से सामान्य तात्पर्य जनता को राजनीतिक दलों द्वारा दिए जाने वाले उन उपहारों से है जो सामान्य तौर पर राजकोष पर एक प्रकार के अपव्यय के रूप में देखे जाते हैं। इसमें अनेक बार वोटों को प्राप्त करने के लिए जनता को मुफ्त बिजली अथवा मासिक आधार पर कुछ धनराशि आदि देने का वादा किया जाता है। इसमें कर्ज माफी या साइकिल, लैपटॉप, टीवी सेट आदि के रूप में मुफ्त उपहार भी दिए जाते हैं। हालांकि ऐसे खर्चों पर निश्चित ही कुछ प्रकार के प्रश्नों को उठाया जा सकता है। अनेक बार इस प्रकार की फ्रीबीज या फिर मुफ्त उपहार के पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं, जिसे समझे जाने की आवश्यकता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो ये दिखाते हैं कि कुछ व्यय आगे समग्र लाभ को दिखाते हैं, जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार गारंटी योजनाएं, शिक्षा के लिए समर्थन और विशेष रूप से महामारी के दौरान स्वास्थ्य सुविधा के लिए किया गया व्यय। इसके अलावा गरीबी से पीड़ित आबादी के एक बड़े हिस्से को इस तरीके की निःशुल्क सुविधाएं जरूरत या मांग पर आधारित होती हैं और इस क्रम में उनका उत्थान करने के लिए उन्हें सब्सिडी प्रदान करना अपरिहार्य हो जाता है। विशेषकर भारत जैसे देश में, जहां राज्यों में विकास का एक निश्चित स्तर कई बार नहीं देखा जाता है, वहां चुनाव के अवसर पर किए गए इस प्रकार के फ्रीबीज के वादे से जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति की जा सकती है। हालांकि इसके बावजूद फ्रीबीज की अनेक सीमाएं हैं जिसे समझना चाहिए। जैसे कि अनेक बार फ्रीबीज अर्थव्यवस्था की स्थिरता को कमजोर करते हैं। फ्रीबीज की राजनीति व्यय प्राथमिकताओं को विकृत करती है और यह परिव्यय किसी न किसी रूप में सब्सिडी पर केंद्रित रहता है।
फ्रीबी देने से अंततः सरकारी खजाने पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत के अधिकांश राज्यों में मजबूत वित्तीय व्यवस्था नहीं है और अक्सर राज्यों में राजस्व के मामले में संसाधन बहुत सीमित देखे जाते हैं। इसके अलावा चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से तर्कहीन फ्रीबीज का वादा मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करता है, सभी को समान अवसर की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करता है और चुनाव प्रक्रिया की शुचिता को भी नष्ट करता है। इससे अनेक बार पर्यावरण भी प्रभावित होता है, जैसे कि जब मुफ्त बिजली दी जाएगी तो इससे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होगा और अक्षय ऊर्जा प्रणाली से ध्यान भी विचलित होगा। यही कारण है कि हमें इसके पक्ष और विपक्ष को समझते हुए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि फ्रीबीज की घोषणा और प्राप्ति के समय हमें इसके आर्थिक प्रभावों को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। हमें समझना होगा कि फ्रीबीज वर्तमान में मुफ्त दिए जा रहे हैं, किंतु लंबे समय में उनका अर्थव्यवस्था, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक सामंजस्यता पर काफी महंगा प्रभाव पड़ेगा, जिसका निवारण किए जाने की आवश्यकता है। इसके बजाय हमें लोकतंत्र और सशक्त संघवाद के माध्यम से दक्षता के लिए प्रयास करना चाहिए, जहां राज्य अपने अधिकार का उपयोग नवीन विचारों और सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए कर सकें तथा जिनका अन्य राज्यों के द्वारा भी अनुकरण किया जा सके। हमें आर्थिक अर्थों में फ्रीबीज के प्रभावों को समझने और इसे करदाता के पैसे से भी जोड़ने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें सब्सिडी और फ्रीबीज में भी अंतर करना होगा, क्योंकि सब्सिडी के उचित और विशेष रूप से लक्षित लाभ हो सकते हैं जो मांगों से उत्पन्न होते हैं। हमें इस बात को भी समझना होगा कि अनेक बार गरीब लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी को भी फ्रीबीज के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। इसकी तुलना में सरकारें अनेक बार कॉरपोरेट समूहों को बड़े बड़े टैक्स लाभ देती हैं, जिससे सरकारों को कर की हानि होती है। इसे भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है और इसी के अनुरूप नीति को बनाया जाना चाहिए। वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि सब्सिडी एक बुरा शब्द बन गया है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में इसकी निश्चित ही आवश्यकता हो सकती है। हमें इसके संदर्भ में अंतर्निहित सब्सिडी को भी समझना होगा, जो कि ज्यादातर क्षेत्रों में दी जाती है किंतु दिखाई नहीं देती है। अनेक अध्ययनों के अनुसार यह हमारी जीडीपी का लगभग 8% से ज्यादा हो सकती है। वस्तुतः हमें यह भी देखने की आवश्यकता है कि क्या ऐसी अंतर्निहित सब्सिडी को कम किया जा सकता है जो आवश्यक नहीं है, ताकि हम अपने कल्याण और सामाजिक क्षेत्र के खर्चों के लिए अधिक संसाधन प्राप्त कर सकें। इस रूप में फ्रीबी के संदर्भ में कुछ निवारण उपायों को लागू किया जा सकता है, जिसका पालन किए जाने की स्थिति में इसके नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 12 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसे आप जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और आंतरिक सुरक्षा से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं वीएलसी मीडिया प्लेयर के हालिया अवरोधन यानी ब्लॉकिंग पर। हाल की खबरों के अनुसार वीडियो लैन क्लाइंट यानी वीएलसी की वेबसाइट को भारत में बैन कर दिया गया है। हालांकि बैन को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में वीएलसी का कहना है कि उसके आंकड़ों के मुताबिक इस साल फरवरी से ही उसकी वेबसाइट पर बैन लगा हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं वीएलसी यानी वीडियो लैन की, तो वीएलसी ने 1990 के दशक के उत्तरार्ध में भारत में लोकप्रियता हासिल की, जब सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण भारतीय घरों में पर्सनल कंप्यूटरों का प्रवेश हुआ। ये सबसे लोकप्रिय मीडिया कंपनियों में से एक बना हुआ है। मुफ्त और खुला स्रोत होने के अलावा वीएलसी आसानी से अन्य प्लेटफॉर्मों और स्ट्रीमिंग सेवाओं के साथ एकीकृत होता है और कुछ अतिरिक्त की आवश्यकता के बिना ही सभी फाइल स्वरूपों का भी समर्थन करता है। वीएलसी को ब्लॉक किए जाने की पृष्ठभूमि में हमें उन स्थितियों को समझना होगा जिसके तहत ऑनलाइन सामग्री को जनता के लिए अवरोधित अथवा ब्लॉक किया जा सकता है। मूल रूप से ऐसे दो मार्ग हैं जिसके माध्यम से किसी कंटेंट आदि को ऑनलाइन ब्लॉक किया जा सकता है। यह सरकार के द्वारा और न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। इसके तहत सरकार के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के माध्यम से ऐसा किया जाता है।
धारा 69A सरकार को शक्ति देती है कि वह किसी भी इंटरनेट संबंधी जानकारी को जनता तक पहुंच के संदर्भ में ब्लॉक कर सके। यदि ऐसा किया जाना भारत की संप्रभुता, अखंडता, भारत की रक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था आदि के संदर्भ में आवश्यक हो। मुख्य रूप से धारा 69A को संविधान के अनुच्छेद 19(2) से शक्ति प्राप्त होती है, जो सरकार को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त निर्बंध लगाने की अनुमति प्रदान करती है। भारत में न्यायपालिका के द्वारा भी पीड़ित या वादी को प्रभावी उपचार प्रदान किए जाने के संदर्भ में किसी कंटेंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया जा सकता है। यह मूल रूप से पायरेटेड सामग्री की पहुंच को सीमित करने अथवा कॉपीराइट उल्लंघन आदि के संदर्भ में किया जा सकता है। हमें इसके संदर्भ में आईटी नियमों 2009 को भी ध्यान में रखना है, जिसके माध्यम से सरकार के द्वारा किसी कंटेंट को ब्लॉक किया जाता है। हालांकि इस पूरे मामले में सिविल सोसाइटी संगठनों के द्वारा लंबे समय से आईटी नियमों की पारदर्शिता को लेकर प्रश्न उठाए जाते रहे हैं और इनमें सुधार की मांग भी की जाती रही है। उदाहरण के लिए वीएलसी को बैन करते समय इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसे किस आधार पर बैन किया गया, जिसमें और ज्यादा पारदर्शिता की आवश्यकता है। साथ ही जिस कंटेंट को ब्लॉक किया जा रहा है उसके पक्ष को भी सुना जाना चाहिए और इसी आधार पर ही अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के भी अनुरूप है। कंटेंट को ब्लॉक किए जाने के संदर्भ में रिव्यू कमेटी की भूमिका को भी बेहतर करना होगा। वर्तमान नियमों के अनुसार जब किसी कंटेंट को ब्लॉक किया जाता है तो एक रिव्यू कमेटी के द्वारा हर 2 महीने में ब्लॉक किए गए कंटेंट पर निर्णय लिया जाता है कि इसे जारी रखा जाए अथवा नहीं। हालांकि सामान्य रूप से रिव्यू कमेटी सरकार के पक्ष में ही निर्णय करती है। इससे रिव्यू समिति की प्रभाविता पर प्रश्न उठाए जाते हैं, जिसे निवारित करना होगा। हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि यदि सरकार के द्वारा लगातार कंटेंट को ब्लॉक किया जाता है तो इससे व्यक्ति की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्वयं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी श्रेया सिंघलवाद में इस तथ्य को स्थापित किया गया है कि आईटी नियमों 2009 में स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया जाना चाहिए, जिसके तहत पारदर्शिता के आधार पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए। तभी हम भारत में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कंटेंट को ब्लॉक किए जाने के मध्य एक संतुलन बनाकर रख सकेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर और सामाजिक न्याय से आप जोड़कर देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे रोहिंग्या के आवास के मुद्दे पर। हाल ही में सोशल मीडिया पर शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी के द्वारा यह घोषणा की गई कि अस्थायी झुग्गियों में रहने वाले 1100 रोहिंग्या प्रवासियों को रहने के लिए बुनियादी सुविधा वाला फ्लैट दिया जाएगा। हालांकि ये घोषणा इतनी अच्छी थी कि सच साबित नहीं हो सकी। कुछ ही घंटों के भीतर शहरी विकास मंत्री की घोषणा का गृह मंत्री कार्यालय के द्वारा खंडन किया गया और ऐसा कहा गया कि रोहिंग्या अवैध विदेशी हैं और सरकार की ऐसा कुछ भी न किए जाने की मंशा है। इस बात को भी स्पष्ट किया गया कि रोहिंग्याओं को उनके मौजूदा घरों में ही रखा जाएगा, जिसे डिटेंशन सेंटर का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार उन्हें वापस म्यांमार भेजने की कोशिशें भी जारी रखेगी। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार यह घोषणा अपने आप में हैरान करने वाली है। व्यापक अर्थों में देखें तो रोहिंग्या के आवास का मुद्दा सरकार की विदेश नीति की प्रतिबद्धताओं और उसकी घरेलू राजनीति के बीच टकराव का एक उदाहरण दिखाई देता है। हमें ध्यान रखना होगा कि भारत 1951 के शरणार्थियों के संयुक्त राष्ट्र करार का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। हालांकि सरकार के अनुसार भारत ने संयुक्त राष्ट्र के इस करार का हमेशा सम्मान और पालन किया है, किंतु गृह मंत्रालय लगातार इस करार की अवहेलना करता रहा है। गृह मंत्री के द्वारा लगातार रोहिंग्या को कभी स्वीकार न किए जाने की बात की गई है और भारत के द्वारा पिछले ही साल एक रोहिंग्या महिला को वापस प्रत्यर्पित करके संयुक्त राष्ट्र के उक्त सिद्धांत का भी उल्लंघन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी शरणार्थी को उसी देश में
वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जहां उसे जान का खतरा हो। राज्य प्रायोजित नस्लीय हिंसा के बाद 2012 से 2017 के बीच जान बचाकर भारत आए रोहिंग्या के साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया गया है वह सरकार के बहुप्रचारित वसुधैव कुटुंबकम के नारे से भी कोसों दूर कहा जा रहा है। इस संदर्भ में लगातार रोहिंग्याओं पर यह आरोप लगाया गया है कि वे आपराधिक और आतंकवादी मिजाज के होते हैं और उन्हें वापस भेजे जाने की बातें कही जाती रही हैं। हालांकि भारत की छवि और दक्षिण एशिया में उसके क्षेत्रीय नेता की भूमिका के विपरीत ये बात देखी जा सकती है। हमें ध्यान रखना होगा कि लगभग 10 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश में रहते हैं और भारत में भी इनकी संख्या करीब 40,000 है। अतः हमें इस मसले को हल करने के लिए दीर्घकालिक उपायों को किए जाने की आवश्यकता है। जब तक रोहिंग्या लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक सरकार को कम से कम इन असहाय लोगों को एक घर तो देना ही चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 में पर्यावरण से है। इसमें हम बात करेंगे एंडोसल्फान पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केरल में कासरगोड जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को एंडोसल्फान पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा और देखभाल सुविधाओं का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। यह आदेश पीड़ितों की उस याचिका के बाद आया है जिन्होंने जिला प्रशासन के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद राज्य के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में कमी की शिकायत की। आपको ये ध्यान रखना है कि इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने एंडोसल्फान कीटनाशक जोखिम पीड़ितों के लिए वस्तुतः कुछ भी नहीं करने के लिए केरल सरकार को फटकार लगाई थी। अदालत ने कहा था कि राज्य की निष्क्रियता भयावह है, जिसके तहत 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को 3 महीने में पीड़ितों में प्रत्येक को 5 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है और स्वास्थ्य के उक्त अधिकार के बिना जीने का बहुत कम अर्थ है, अतः इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जब हम बात करते हैं एंडोसल्फान की, तो एंडोसल्फान एक ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक है जिसे पहली बार 1950 के दशक में पेश किया गया था और इसे आमतौर पर इसके व्यापारिक नाम थियोडन के नाम से जाना जाता है। एंडोसल्फान कई गंभीर प्रकार की चिकित्सा स्थितियों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि न्यूरोटॉक्सिसिटी, शारीरिक विकृति, विषाक्तता और बहुत कुछ। कपास, काजू, चाय, धान, तंबाकू आदि फसलों पर सफेद मक्खी, कीड़े आदि कीटों के नियंत्रण के लिए इसका छिड़काव किया जाता है। हालांकि एंडोसल्फान को रोटरडैम कन्वेंशन और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन दोनों के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच एक अच्छा संतुलन होना चाहिए। वीएलसी पर हालिया सरकारी प्रतिबंध के संदर्भ में विस्तार से बताएं। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, राज्य के द्वारा फ्रीबीज के वितरण में हमें मुफ्त उपहार और कल्याण के बीच अंतर करने और राजस्व बढ़ाने की जरूरत है, स्पष्ट करें। 250 शब्द, 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप वीएलसी का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप वीएलसी पर हालिया सरकारी प्रतिबंध को स्पष्ट करेंगे। ऑनलाइन कंटेंट पर प्रतिबंध की सरकारी भूमिका की व्याख्या करेंगे। इस संदर्भ में वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता व राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध को बताएंगे तथा इसमें उपयुक्त सुझाव को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप फ्रीबीज का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप फ्रीबीज संस्कृति पर हाल ही में व्यक्त किए गए विविध विचारों की व्याख्या करेंगे। फ्रीबीज से संबंधित गुण व दोषों को स्पष्ट करेंगे और दोषों के निवारण में उपयुक्त सुझाव भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।